This call is now being recorded. This call is now taking use. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी नितलों वितलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन में स्टूडेंट के रूप में हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। समवाय फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है और जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हिमरणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और यह एक्यूप्रेशर विधा उन्हीं की वजह से आज इतनी प्रकाशित है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा,
आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग ये हमारा जो किताब है परीक्षण भाग 1, वैसे तो ये 3rd सेमेस्टर से पहले शुरू नहीं होती है और ये एसपस के कोर्स में है, लेकिन इसमें जो मूलभूत चीजें लिखी हुई कि कैसे टेस्ट लिए किए जाते हैं और उन टेस्ट का क्या अर्थ होता है, इस पर हम लोगों ने कोशिश किया है कि बताने की, कि ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए। तो ये सेमेस्टर के लिए न हो करके बल्कि विशुद्ध रूप से पूरे ओपन टू ऑल कर दी गई है और आप इस वीडियो को किसी को भी भेज सकते हैं, आप इस लिंक को किसी को भी भेज सकते हैं जब भी कभी इस तरह की क्लासेस होती हैं। ये क्लासेस का उद्देश्य ये है कि आपका ज्ञान बढ़े और आपको बहुत चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता है या जो आप सेमेस्टर के किसी कोर्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको भी आपको पढ़ने का मौका मिले, उद्देश्य यही है। तो हम पुनः तिवारी जी का स्वागत करते हैं और ये क्लास उनको सौंप रहे हैं। मुझे शेयर तो नहीं करना तिवारी जी ने? नहीं सर, मैं कर दूं। ठीक है सर। अरविंद सर को प्रणाम और बाकी सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला, हम लोग परीक्षण में ब्लड टेस्ट पे कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ये पहला क्लास इस परीक्षण पे हम लोग कर चुके हैं। आज परीक्षण का नेक्स्ट मतलब 2nd क्लास हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं शेयर कर स्क्रीन विजुअल है ना सर? हाँ, विजुअल है। तो हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया था कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल में जो है उन पर उनके बारे में कुछ चर्चा किया था। तीसरा जो मुख्य एक कण है ब्लड सेल, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, नॉर्मल इसको हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट है, तो उस काउंट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि ब्लड टेस्ट में जब हम लोग थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स को टेस्ट करते हैं तो उसका फंक्शन क्या है और उसके डाटा कैसे हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो है ये ब्लड में, ब्लड के जो 3 सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मींस की इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट, सॉरी डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, इस नाम से। तो ये जो थ्रोम्बोसाइट है ये सबसे छोटा डायमीटर में 2 से 3 माइक्रोन का होता है और नॉर्मली जब ये ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में तो छोटे डायमीटर होने के कारण ये जो लैमिनर फ्लो है, जो हम पीछे चर्चा किए थे ब्लड का, उसमें ये कैपिलरी में, ये आर्टरीज, वेन्स जहां भी बोले, वो सेंटर में चलता है फ्लो के कारण, ब्लड के फ्लो के कारण ये सेंटर में चलता है। और इसमें जो एक गुण है विशेषकर वो क्या है? चिपकना है, एग्रीगेशन, माने ये आपस में चिपक जाता है या जो कैपिलरीज की ट्यूब्स जो कैपिलरी है उनके आईडी से इनर डायमीटर में ये चिपक जाता है। मतलब इसमें एक जो विशेष गुण है चिपकना, कभी वो बहुत अच्छा काम करता है और कभी वो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसान भी कर सकता है कभी कभी। तो थ्रोम्बोसाइट क्या है? ये करता क्या है? चिपकने के गुण के कारण जो कैपिलरी में डैमेज होता है, कभी बाकी पार्टिकल चलते हैं तो वियर एंड टियर होता है, डैमेज हो जाती है, जो सेल्स दीवारें हैं रक्त वाहिनियों के वो डैमेज हो जाती है। तो ये क्या करता है? चिपकने के गुण के कारण उसको रिपेयर कर देता है।
मतलब सेल्स ब्लड कैपिलरी के अंदर जो भी टूट फूट होती है, डैमेज होती है, थ्रोम्बोसाइट उसको रिपेयर करता है अपने किस गुण के कारण? चिपकने के गुण के कारण, एग्रीगेशन के गुण के कारण। और जब कभी भी त्वचा कट जाती है, त्वचा कटती है मतलब कि वहां पे कैपिलरीज डैमेज हो जाती है, कट जाती है, तो भी वहां पर ब्लड फ्लो को जो बाहर निकलता है उसको रोकने में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये कोगुलेशन की प्रक्रिया करता है। मतलब उसको भी कुछ मिनटों में, 3 से 7 मिनट में, अगर आप कहीं कट जाता है आपका स्किन पर या एनीवेयर, तो अगर आप दबा के रखते हैं तो थोड़ी देर में ये बंद कर देता है। तो बंद करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है थ्रोम्बोसाइट, तो आम भाषा में इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्वांटिटी क्या होती है इसकी? जो क्वांटिटी है वो 3 ± 0.5 लाख सेल्स होंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड लिया जाए तो उसमें जो इसकी क्वांटिटी होगी 3 से ± 0.5, मतलब 2.5 से 3.5 के बीच में होगा। और इनका लाइफ जो है थोड़ा ही होता है, अप्रॉक्स वीक के आसपास इनका लाइफ होता है। तो ये जल्दी से बन भी जाते हैं, मतलब कम होते हैं, लेकिन अगर आप बाकी चीजें सही होंगी तो ये बन जाते हैं। तो इनका जो गणना थी वो 3 से ± 0.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। त्वचा कटने पे 2 तरीके से करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देते हैं ये, और वहां पर अगर सेल्स कटता है, ब्लड सेल, और वहां पर अगर आप दबा देते हैं या खुद ही वो कैपिलरी कंट्रैक्ट हो जाती है तो 2 से 4 मिनट में हो जाता है। हीमोफीलिया एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा, रक्त जमने में जो समय है वो 3 से 5 मिनट का है। हीमोफीलिया का मतलब होता है कि ये आनुवांशिकी रोग, ये एक्स फैक्टर जो हम लोग वो पढ़े थे अपना क्रोमोजोन, और ये अपना हम लोगों ने एक्स और वाई सेक्स जोन में, सेक्स क्रोमोजोन में, तो इसमें ये एक्स पर इफेक्टिव है। हीमोफीलिया का मतलब ये है कि ये ब्लड को जमने में जो एलिमेंट चाहिए वो बॉडी में नहीं है। हीमोफीलिया का मतलब है कि जब ब्लड कट कैपिलरी डैमेज हो जाती है, कट जाती है, तो ये प्लेटलेट्स उसको बंद करता है 2 से 4 मिनट में, 3 से 5 जो भी टाइम है। लेकिन हीमोफीलिया में अगर पेशेंट है, उसका मतलब ये है कि उस ब्लड में कुछ वो एलिमेंट कम है या अवेलेबल नहीं है जो ब्लड को कोगुलेशन कराए, मतलब ब्लड रोकने का समय रहे। तो उस केस में, हीमोफीलियो में, इसका समय बढ़ जाता है, क्योंकि वो एलिमेंट की कमी होती है ब्लड में जो कोगुलेशन करता है, ब्लड को रोकता है। बहुत सारे स्तर पे हम लोग पीछे पड़े हैं कि 13-14 प्रक्रियाएं हैं जिससे ये कोगुलेशन होता है, तो कुछ वो कम हो जाता है। तो हीमोफीलिया का मतलब ये है कि अगर हीमोफीलिया नहीं है तो आराम से आपका हो जाएगा। हीमोफीलिया है तो मतलब आप में ब्लड कोगुलेट होने की जो के लिए एलिमेंट चाहिए ब्लड में वो कम है, उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया के केस में ये बढ़ जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसका मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन वो 3 ± 0.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर है, अगर ये किसी कारण से कम हो जाता है, गिर जाता है, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कितना हो जाए? तो 1 लाख के आसपास, माने 1.0 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर अगर ये हो जाता है तो हम लोग ये मैंने मेडिकल के टर्म में ये बोला जाएगा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, थ्रोम्बोसाइट कम हो गया है। तो मतलब कोई बोलता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब कि वो ये कह रहा है कि 1 लाख से के आसपास आपका प्लेटलेट्स की कम, क्योंकि प्लेटलेट्स जितना कम होगा आपकी ब्लड का ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। ब्लड आपका अगर कट गया या डैमेज हो गया किसी वजह से तो वो कोगुलेशन नहीं होगा, मतलब वो पैचेस लगा के ब्लड बहना रुकेगा नहीं, इट विल टेक मोर टाइम। अगर बहुत नीचे हो गया तो और दिक्कत है। अब किसी का प्लेटलेट्स अगर 25-30 हजार हो जाता है पर क्यूबिक mm तो बहुत दिक्कत है, फिर वो शायद ब्लड बहना रुके ना, तो ऐसी भी संभावनाएं बनती है। तो और इनका रीजन क्या है, ये क्यों हो सकते हैं?
प्लेटलेट्स कम कह सकते हैं। एक तो रीजन होगा कि ये जहां बनता है, बोन मैरो में बनता है, मैक्सिमम ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं। तो जहां पर बनता है अगर वहां पे ही बनना कम हो जाए, जो उसके बनाने की गति है कि वो एक निश्चित समय में निश्चित क्वांटिटी बनता है, अगर वो बनना ही कम हो जाए तो वो एक रीजन हो सकता है। इसको जन्मजात रोग बोलेंगे, कांजेनिटल डिजीज, माने जन्मजात रोग है, माने ये प्रॉब्लम बोन मैरो के कारण है। ये अलग अलग है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एब्सेंट रेड्डी सिंड्रोम, विस्कॉट, एल्ड्रिच सिंड्रोम, बेनियार्ड और पैनकॉलिस। माने ये कह रहा है कि ये जो डिजीज है क्यों है, बोन मैरो के कारण है और इनमें ही आते हैं और जन्मजात है। मतलब किसी के पेरेंट्स को है तो ये उस समय भी मिल सकता है और आप पैदा हुए तभी भी ये बोन मैरो किसी वजह से डिफेक्टिव होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी कि बोन मैरो में प्लेटलेट्स का जो जेनरेशन माने बनना है, जनन है, वो कम हो गया है। दूसरा एक्वायर्ड, मतलब हम लोग को जो इस लाइफ में कुछ किए हैं जिसके कारण ये मिल गया है। जैसे बोन मैरो अगर रेडिएशन कराते हैं किसी कारण से, बहुत सारे डिजीज में रेडिएशन करने पड़ते हैं, तो उसमें अगर एपिलेप्सी माने सुप्त हो जाना, जो दवा या रेडिएशन के कारण बोन मैरो में इफेक्ट है। पहले क्या था कि बोन मैरो में खुद ही जन्म के साथ ही प्रॉब्लम आ गई, और ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने बाहर से कुछ ऐसा किया है, या तो अपने से वायरल इन्फेक्शन हुआ है या रेडिएशन के कारण बोन मैरो सुप्त हो गई, माने बोन मैरो में जो वर्किंग एनर्जेटिक वर्किंग है वो वीक हो गया। HIV या हेपेटाइटिस के केस में भी ऐसा होगा। जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहा होगा वहां भी पॉसिबिलिटीज बनती है। विटामिन B12 फोलिक एसिड अगर उसके अंदर कम है, अब ये B12 फोलिक एसिड हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उसका इंटेक मतलब भोजन का इंटेक पे इम्पैक्ट है कि B12 उसका कम है, फोलिक एसिड कम है, ये पॉसिबिलिटीज है। बोन मैरो में अगर ये कैंसर है तो भी ये संभावना बनती है। दो चीज हुआ, एक तो बोन मैरो का इफेक्टिवनेस जन्मजात हो गया, और दूसरा बोन मैरो दवा के या किसी और कारण से ना कर रहा। तीसरा क्या है कि जो बोन मैरो तो कर रहा है, जेनरेट कर रहा है, लेकिन जो प्लेटलेट्स की डेथ रेट है वो इंक्रीज हो गई है। मतलब बहुत सारे ऐसे कारण है जो प्लेटलेट्स की डेथ जल्दी हो जा रही है। तो अगर एग्जांपल के लिए 100 बनना और 120 डेथ हो रही है, तो जो 20 का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। 20 का डिफरेंस है, इस कारण प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी। तो हिपेरिन, HIV, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परपुरा वही है, ब्लीडिंग है स्किन से होती है। हीमोलिटिक यूरेमिक, हीमोलिटिक वही है जब RBC मर जाता है। यूरेमिक या परपुरा है, बाहर ब्लड बाहर निकल गया। हाइपर स्प्लेनिज्म या गर्भाशय से लीवर एंजाइम रक्त में आकर गर्भाशय में, गर्भावस्था में मतलब प्रेगनेंसी में लीवर से कुछ आकर एंजाइम जो है ब्लड में थ्रोम्बोसाइट को करे। तो ये सारे कुछ रीजन हो सकते हैं जब डेथ ज्यादा हो रही है। तो तीन चीज हुई प्लेटलेट्स के कम होने का। एक तो बन नहीं रहा, जन्मजात रोग है। दूसरा हम लोगों ने कुछ बाहर से रेडिएशन किया है, मेडिसिन लिया, कुछ के रीजन से बनना कम हो गया, या हमारा भोजन का इंटेक है, B12 फॉलिक एसिड, ये सब में भी कैंसर भी हो। तीसरा है कि जो थ्रोम्बोसाइट बन तो जा रहा है लेकिन इनकी डेथ रेट ज्यादा है नॉर्मल से। तो ये जो है रीजन कुछ बता रहा है कि किस रीजन से ये कम हो सकता है। अब ये कह रहा है कि अगर 1 लाख से कम हो गया थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, परप्यूरा वही है कि हम लोग ब्लड की बात करें, बाहर निकलने लगेगा। जब ये ब्लड सेल्स थ्रोम्बोसाइट कम हो जाएंगे ब्लड में, तो जो कैपिलरी में टूट-फूट होगा, टूटेगा, तो उसको रिपेयर करने में भी दिक्कत होगी क्योंकि थ्रोम्बोसाइट कम है। अगर 3 लाख 3 प्लस माइनस 0.5 है, मतलब थोड़ा कम या ज्यादा 3 से, तो इजिली रिपेयर कर लेगा वो कैपिलरी में टूट-फूट को, ब्लड कैपिलरी में। लेकिन अगर ये कम है तो ये संभावनाएं बनती है कि वो पूरे अच्छे तरह से रिपेयर ना करे। अगर वो रिपेयर नहीं, कभी कभी देखेंगे स्किन पर किसी के ब्लड दिखने लगता है। पर्पज यही है कि मतलब जानने का ये है कि
उसमें प्लेटलेट्स की अगर कमी होगी तो स्किन पर भी ब्लड के पैचेस दिखाई देंगे, पैची हेमोरेज, मतलब कि वो ब्लड बाहर निकल के स्किन के बाहर पैच के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि प्लेटलेट्स चेक कराइए कि वो कम तो नहीं है। और अगर ये इंटरनल ऑर्गन में हो जाता है तो वो दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, तो ब्लीडिंग बहुत होगी इंटरनल ऑर्गन में, तो ये कह रहा है कि इसमें आपका सर्वाइवल भी रिस्की है। मतलब प्लेटलेट्स का कम होना एक तो आपका क्लॉटिंग को कम कर देगा, क्लॉटिंग में टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर ये बहुत कम हो गया तो ले जाएगा डेथ की तरफ, ये जा सकता है। क्योंकि जब ये हेमोरेज होगा, ब्लड बाहर निकलेगा स्किन से, जिसको हम परप्यूरा बोल रहे हैं, तो वो रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में इसके लिए ये कह रहा है कि विटामिन सी की कमी, बैक्टीरियल और मेटाबॉलिक टॉक्सिन और दवाइयों की एलर्जी, इसलिए विटामिन सी इंटेक भी इसमें बहुत हेल्प करेगा। हम लोगों को नहीं पता चलेगा वो, लेकिन विटामिन सी हेल्प करता है। और ये जो बैक्टीरियल और मेटाबॉलिक टॉक्सिन है, क्योंकि टॉक्सिन को बाहर निकालना है, ये भी नुकसान करते हैं। और दवाओं की एलर्जी भी। तो ये बहुत सारी चीजें पर डिपेंड करता है। पीछे हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या रीजन है। एक विटामिन सी भी, स्किन के लिए हम लोग बोलते हैं कि विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो विटामिन सी का भी रोल स्किन के केस में, मतलब हम लोग बोलेंगे कैपिलरी के लिए फायदेमंद है। परप्यूरा रोग निदान थ्रोम्बोसाइट काउंट पे निर्भर है। मतलब जो ये ब्लीडिंग हो रही है स्किन पे कैपिलरी से, तो वो ब्लड टेस्ट में ये पता चलता है कि थ्रोम्बोसाइट कितना है, तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। पर्निशियस एनीमिया, हम लोग बोले थे कि जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इसको पढ़े थे पीछे, B12 और क्या क्या, तो उसमें भी पर्निशियस एनीमिया में क्या कि सारे ब्लड सेल कम हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा। और ल्यूकेमिया मीन्स कि हम लोग ऑन्कोलॉजी कैंसर की बात करें तो ल्यूकेमिया की केस में भी ये कम मिलेगा, और लगातार अगर रिपेयर नहीं हुआ तो ये गिरता चला जाएगा। और ल्यूकेमिया के पेशेंट को परप्यूरा जो है ना, वो एंड में दिखने लगता है। जब वो एकदम एंड के करीब जाएगा, लाइफ एंड में, प्लेटलेट पता लगा 10-20 हजार हो गया, 30 हजार हो गया, तो दिखने लगता है। वो एक रिस्क है, क्योंकि ब्लीडिंग बाहर हो जाएगी। नाक से, मसूड़ों से, यूरेथ्रा से, वजाइना से अकारण रक्त आने पर थ्रोम्बोसाइट की गणना करवानी चाहिए। मतलब अगर आपके बॉडी से ब्लीडिंग हो गई, कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, तो आपको थ्रोम्बोसाइट का, मतलब प्लेटलेट्स काउंट भी डॉक्टर को करवाना चाहिए, जिससे कि उसको ये अंदाजा लगेगा कि प्लेटलेट्स के कारण तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, माने लेस प्लेटलेट्स भी ब्लीडिंग का एक कारण है। हम लोग पर पूरा वही बोल रहे हैं। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है इन बॉडी पार्ट्स से कहीं से, तो जरूर ब्लड टेस्ट करवाया जाना चाहिए। तो ये है प्लेटलेट्स, इनके उद्देश्य, माने इनका फंक्शन क्या है और इनके कम होने से नुकसान क्या है। बनते कहाँ है, तो हम बोन मैरो में बोले थे। एक है ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर मैच करा के ही ब्लड को हम लोग पेशेंट को ट्रांसफर कराया जाना चाहिए। ये हो गए थ्रोम्बोसाइट। अब हम लोग थोड़ा यूरिया के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, उसमें कार्बो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 मुख्य हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो परसेंटेज है, अगर एक बैलेंस डाइट की बात करेंगे हम लोग, तो 50% है। फैट जो है 35% है, और प्रोटीन 15%। माने हम लोग जो प्रोटीन का इंटेक करते हैं वो 15% करते हैं, ऐसा हम लोग बैलेंस डाइट में पढ़ते हैं। यानी स्वस्थ मनुष्य के लिए ये खाना लेना चाहिए। लेकिन ये प्रोटीन की जो भूमिका है ना, ये अगर आप प्रोटीन हम 15% लेते हैं, अगर हमने प्रोटीन ज्यादा ली तो वो नुकसान करेगा। कुछ तो फायदा करेगा, बॉडी बिल्डिंग में काम करेगा, सेल्स में उसमें काम करेगा, सेल्स के मेम्ब्रेन बनाने में, लेकिन ज्यादा प्रोटीन भी का भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये थोड़ा जाने कि इसमें प्रोटीन की भूमिका कैसी है। यूरिया लेवल ब्लड में, हम लोग देखे हैं कि ब्लड में कुछ ब्लड सेल्स निकाल देते हैं, तो वो
सीरम हो प्लाज्मा हो जाता है, और उसमें से हम लोग अगर वो फाइब्रोनोजन निकाल देते तो सीरम हो जाता है। तो इस यूरिया के लिए ब्लड और सीरम बराबर ही है, क्योंकि ब्लड सेल में कोई यूरिया होता नहीं। तो जो यूरिया है, इसको अगर हम ब्लड में टेस्ट कराते हैं तो उससे क्या पता चलता है? ये हमको काउंट तो बताता है कि ब्लड में यूरिया क्या है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बताता है कि यूरिया क्यों हुआ है। इसको ध्यान रखिए, जो ये यूरिया लेवल है, ये यूरिक एसिड है, ये डायरेक्टली ये नहीं बताता कि किस पार्ट के कारण हुआ है, लेकिन वो आपको उस तरफ हेल्प करता है कि कहाँ पे आपको सोचना है। आपका अगर ब्लड यूरिया बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो सोचना कहाँ है कि किस पार्ट के फंक्शन के कारण ये हो सकता है। आपकी प्रोटीन इंटेक हायर है, या किडनी इफेक्टिव है, लीवर इफेक्टिव है, आपको उस तरफ ले जाता है। तो जब भी आप ब्लड में यूरिया टेस्ट करेंगे तो ये आपको उस तरफ बताएगा। कैसे बताएगा ये देखते हैं। शरीर में जो हम लोगों ने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग 50% लेते हैं, वो एनर्जी जनरेट करता है, ग्लूकोज और वो चीजें, फैट फैटी एसिड बनाता है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बनाता है। ये जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेज है, 79% करीब ये नाइट्रोजन है, और 21% के आसपास ऑक्सीजन है इस एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग ब्रीथ करते हैं। अब ये नाइट्रोजन हम बॉडी में इंटेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ब्रीदिंग करेंगे ना, तो लंग्स में, एल्वोली में वो नाइट्रोजन के लिए परमिएबल नहीं है, तो नाइट्रोजन अंदर नहीं जाएगा। हमारी ब्रीदिंग से नाइट्रोजन अंदर नहीं जाएगा। तो नाइट्रोजन बॉडी में कहाँ आती है? तो जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ध्यान से सुनिए, जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, वहां से नाइट्रोजन गैस बनती है, जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन इनसाइड द बॉडी। इसकी जरूरत भी है और ये बनती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अमीनो एसिड इन्हीं से बनता है। नाइट्रोजन की उपयोगिता है अमीनो एसिड में। तो हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन हमारे लिए जरूरत नहीं है, और कहाँ पे है? वो इनसाइड बनती है, क्योंकि बाहर से हम इंटेक नहीं करते हैं, हमारी बॉडी उसको परमिट नहीं करती है इनसाइड। हमारी बॉडी ऑक्सीजन के लिए परमिट करती है, और CO2 को इन और आउट के लिए परमिट करती है। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण बॉडी के अंदर बनती है, और यही नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये नाइट्रोजन बनती है तो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया में। और अमोनिया एक हमारे शरीर के लिए हानिकारक तत्व, इसको गैस के फॉर्म में देखिए चाहे जिस फॉर्म में देखिए, ये हमारे लिए हानिकारक तत्व है, क्योंकि यही चीजों को, अमोनिया को हमारा लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया उतना नुकसानदेह नहीं है जितना अमोनिया नुकसानदेह है। तो हमारी बॉडी पार्ट्स ऐसे बनाया है नेचर ने कि इमिडिएटली उस नाइट्रोजन से जो अमोनिया बन जाता है, और उसको वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया, लेकिन नाइट्रोजन से इमिडिएट अमोनिया बनता है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई कम किडनी से कम, अगर उसको यूरिन कम निकल रहा हो, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो, इन दोनों केस में सीरम में यूरिया चेक करते हैं। यूरिया का लेवल क्या है? ये यूरिक एसिड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये यूरिया का लेवल है। सीरम यूरिया मतलब ब्लड में जो सीरम है उसके अंदर, ब्लड में और यूरिया सीरम में दोनों बराबर पाया जाएगा। मतलब चूंकि ब्लड सेल में नहीं होता यूरिया, तो हम यहाँ पर सीरम यूरिया की बात कर रहे हैं। अगर कितना इसका क्वांटिटी होनी चाहिए, तो जो सामान्यतः जो सीरम में यूरिया है वो 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर 100 ml सीरम लिया जाएगा, सीरम मतलब कि हम लोगों ने ब्लड सेल और फाइब्रोनेजन बाहर कर दिया, अगर लिया जाएगा तो 20 to 40 मिलीग्राम आपको यूरिया मिलता है सामान्य रूप से। तो यही क्वांटिटी है, इससे प्लस माइनस आपके लिए डिजीज का कारण होगा।
तो यूरिया का स्तर है 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml। एक दिन में जो भी यूरिन करते हैं उसमें कितना यूरिया निकलता है? 16.5 ग्राम। ध्यान से देखिए, ग्राम में बोल रहा। एक दिन में हम 16 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं थ्रू यूरिन, क्योंकि और जगह भी बनता है। तो ब्लड में यूरिया है तो हम एक्सक्रीट करते हैं। जब भी नाइट्रोजन बनती है ना, तो जो फ्री अमोनिया है, आयन है, तो 20 से 25 माइक्रोग्राम हम लोगों ने बोला था वहां से बनता है। रक्त में पूरा अमोनिया कितना होगा? 40 से 70 माइक्रोग्राम पर 100 ml। ये अमोनिया का स्तर है, यूरिया का नहीं है। यूरिया 20 से 40 मिलीग्राम है, ध्यान रखिएगा। यूरिया कितना है? 20 से 40 मिलीग्राम है। लेकिन अमोनिया कितना है? 40 से 70 माइक्रोग्राम है। मतलब वो मिली का 1000 भाग माइक्रो होता है। मतलब 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है। तो अमोनिया का स्तर कितना होगा? 40 से 70 माइक्रोग्राम है। गैस के रूप में अमोनिया मस्तिष्क, किडनी और लीवर के लिए हानिकारक है। अमोनिया जो भी बॉडी के अंदर है वो हानिकारक है गैस के रूप में। इसलिए ये तीनों क्या करते हैं? इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया को, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है और अमोनिया से यूरिया में बनता है। बनाने के लिए कौन है? यूरिया 97 to 98% बनाता है। हमारी लाइफ में लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जितने केमिकल रिएक्शन है वो मैक्सिमम कौन करता है? लीवर। इसलिए जब भी ब्लड टेस्ट होता है, ये सारी चीजें, तो डॉक्टर इनडायरेक्टली लीवर को टेस्ट कर रहा है कि लीवर कैसा काम कर रहा है। अब अगर डॉक्टर लीवर सीरम में यूरिया चेक कर रहा है और 98% वो बना रहा है, तो देख रहा है कि फंक्शन ऑफ लीवर क्या है। इनडायरेक्टली वो ये भी देखना चाहता है। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है। मतलब यूरिया उतना हानिकारक नहीं जितना अमोनिया। अमोनिया बहुत हानिकारक है। और यूरिया क्या है? जल में घुलनशील है। जब ये जल में घुल जाएगा तो इजिली, आसानी से ये एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू, माने यूरिन में, थ्रू किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये बाहर निकल जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा कि यूरिया का स्तर क्या हुआ? 20 से 40 मिलीग्राम हुआ। अमोनिया 40 से 70 माइक्रोग्राम हुआ 100 ml में। और लीवर क्या करता है? सबसे, ये अमोनिया बहुत नुकसानदेह, तो लीवर 97 to 98% अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। माने यूरिया सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? अप टू 98% लीवर बनाता है। और चूंकि यह सीरम यूरिया पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुल जाएगा और ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। और ये करता क्या? यूरिया का एक भूमिका है, जो ये हमारे सेल्स हैं, सेल्स हम लोग जो पीछे पढ़े हैं, इनके अंदर भी लिक्विड है और बाहर भी एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, इनमें सांद्रता प्रदान करता है। मतलब जो ओस्मोलैलिटी बोलते हैं हम लोग, मतलब इसको एक तरह से बोलेंगे कि कंसंट्रेट करता है। ये प्रेशर भी एक हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जनरेट होता है। तो अगर यूरिया नहीं रहेगा तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो यूरिया के कारण कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी जरूरत है। अब वो 5 MOS ml पर एम पर लीटर, ये इनकी क्वांटिटी है। तो ये इतना, इसकी एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? सेल के दोनों तो इनसाइड प्रवेश करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को ही निष्क्रिय कर देगा। मतलब सीरम में हायर यूरिया, ब्लड में हायर यूरिया माइटोकॉन्ड्रिया को निष्क्रिय कर देता है। सोचिए, जो हमारा ऊर्जा का घर है, पावर हाउस है, उसी को निष्क्रिय कर देगा। इसलिए अगर ब्लड में ज्यादा यूरिया मिलता है सीरम में, तो आप ये समझिए कि आपके सेल्स एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। जिस किसी भी रोग में प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हायर होता है, वही हम लोगों ने बोला था कि ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो उसका कैटाबॉलिज्म हायर होगा, तो उसमें यूरिया हायर बनेगी, क्योंकि नाइट्रोजन बनेगा, अमोनिया बनेगी, यूरिया बनेगा। उस केस में दो चीजें हैं, एक तो ये यूरिन से बाहर निकलता है, तो ये अपना लोड किस पर ट्रांसफर करेगा?
एक तो लीवर पे प्रॉब्लम होगी कि लीवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा यूरिन से एक्सक्रीट होना पड़ेगा। तो दोनों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो रोगी कोमा में कैसे जाएगा? रोगी कोमा में इस तरह जाएगा कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया ही काम नहीं करेंगे। अगर ये बोलता है कि बहुत ज्यादा हो गया तो उसके सेल तो खत्म होने लगेंगे, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में रोगी कोमा में भी जा सकता है अगर लेवल बड़ा है। अब अधिक उल्टियां, त्वचा जलन, तीव्र ज्वर, डायबिटिक मेलाइटिस, ये रोग हैं जिनमें बढ़ा हुआ है, और रोग जिनमें किडनी की सामान्य यूरिया उत्सर्जन क्षमता कम हो जाती है, ये किडनी के रोग हैं। इन रोगों में रेनल फेल्योर, रिवर ट्यूबरक्लोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये जितने रोग हैं ये किडनी के अगर ये रोग हैं, क्योंकि यूरिया की उत्सर्जन क्षमता कम हो जाएगी। अगर ये किडनी का रोग, क्योंकि एक्सक्रीट किडनी से होना है, तो किडनी में ये जितने ही रोग होंगे तो किडनी की एक्सक्रीट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ब्लड में यूरिया ज्यादा, सीरम यूरिया दिखेगा। एक कहा कि किडनी तो स्वस्थ है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर नहीं निकल जा रहा है, हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट ग्लैंड, माने प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट आ गया, तो वहां से भी अगर नहीं निकल पा रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है। स्टोन आ गया, ये रिथरा में दिक्कत हो गई, मतलब किसी भी तरीके से ये अगर यूरिया बाहर नहीं निकल रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एक तो किडनी को काम करना पड़ेगा, और अगर आशय में ब्लॉकेज हो गई तो ब्लड में सीरम यूरिया बढ़ेगा और पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। और अगर ब्लड में ज्यादा देर तक यूरिया रहती है तो यूरिमिक पेरिकार्डिटिस, यूरिमिक न्यूमोनाइटिस, यूरिक एंट्राइटिस, ये रोग हैं जो ब्लड से संबंधित रोग हैं, ये होंगे कब? जब यूरिया ब्लड में बहुत देर तक हायर क्वांटिटी में रहता है। और अगर लिपोसिरोसिस हो गई, लीवर में प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेगा? ट्रांसफर ही नहीं करेगा, मतलब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा अच्छे से, तो क्या होगा? अमोनिया बॉडी में रहेगी। अगर लीवर को प्रॉब्लम हो गई, लाइक सिरोसिस और फेल्योर कुछ भी होता है, तो लीवर ही कन्वर्ट करते हैं 98% अमोनिया को यूरिया में, और जो ट्रांसफर करता है अगर वही काम के लायक नहीं रहा तो फिर अमोनिया बढ़ जाएगी, और अमोनिया बढ़ने से अमोनिकल कोमा, माने ये अमोनिया बहुत ही नुकसानदेह है, स्पेशली नर्व कोशिकाओं को और मस्तिष्क, ब्रेन और नर्व्स जो सेल्स हैं, इनको बहुत इंपैक्ट डालेगी। और ये क्या करता है? जो से तरल पदार्थ है उनमें कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, तो वो नहीं होगी क्योंकि यूरिया नहीं बनेगी। तो यूरिया के ये सब प्रॉब्लम है कि अगर देखिए, अगर ये किसी का रक्त यूरिया सही है, मतलब लीवर और किडनी दोनों स्वस्थ हैं, और अगर आप खूब हाई प्रोटीन लेते हैं तब ये आपका ब्लड में, सीरम में यूरिया हायर मिलेगी। अगर दोनों ही स्वस्थ हैं और फिर भी रक्त यूरिया ज्यादा है, इट मीन्स कि प्रोटीन आपका टूट रहा है, टूटने पे ही बनेगा। तीव्र ज्वर में अधिकतम तापक्रम के कारण उत्तक प्रोटीन डीनेचर्ड होके होने लगती है, और जहां पे या डायबिटीज में जहां प्रोटीन, मतलब वो ये कह रहा है कि जब भी प्रोटीन का यूज होगा, चाहे हाई टेम्परेचर से, चाहे डायबिटीज से, चाहे लीवर या किडनी, पहले प्रोटीन के ही मेटाबॉलिज्म में बनना है सीरम यूरिया, क्योंकि नाइट्रोजन वहीं से बनती है, और वो बनाता है यूरिया नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन ज्यादा बनेगी तो ज्यादा बनेगा, और कम बनेगी तो कम बनेगा। तो हाई टेम्परेचर पे भी प्रोटीन टूटेगा, डायबिटीज में भी टूट सकता है। एक तो, और दूसरा लीवर, एक तो बनना है और दूसरा लीवर उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में, अमोनिया से, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया, तो लीवर फेल होने में भी बढ़ेगा और ज्यादा टूटने में बढ़ेगा। तो ये रीजन है यूरिक एसिड, सीरम यूरिया का ब्लड में कहां से बनता है और उसके नुकसान क्या क्या है। और ये यूरिक सीरम यूरिया क्लियर हो रहा है? हम लोग आगे बढ़े, क्रिएटिन पढ़े।
हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन इनकी बात करते हैं। ब्लड में एक एलिमेंट होता है क्रिएटिनिन, और क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, ये ब्लड में जब क्या होता है कि जब भी ये अमीनो एसिड बनता है इस प्रोटीन से, उस केस में जब भी अमीनो एसिड क्या है कि एक ये क्रिएटिन जो बनता है ब्लड में, ये नाइट्रोजन के बनने के कारण ही बनता है। तो ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो मैक्सिमम स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। स्केलेटल मसल्स में माने अस्थि पेशियों में पाया जाता है। और यह क्या है, जो एटीपी अणु है, जो एनर्जी के अणु है, जो अनस्टेबल है, जो इधर उधर मूव करते रहते हैं, उनको ये अमीनो एसिड पकड़ के रखता है। क्रिएटिन फास्फेट ये पकड़ के रखता है, और जब भी एटीपी की जरूरत होती है तो ये एटीपी को छोड़ देता है, और ये क्रिएटिन अणु बार बार इसको यूज करता है। किसी विशेष परिस्थिति में ये जो क्रिएटिन है अमीनो एसिड, ये क्या करता है, एटीपी को छोड़ देता है और अपना जो जल है ना उसको छोड़ देता है, और कन्वर्ट एनहाइड्रेशन माने वो पानी कम हो जाता है इसमें असमान स्थितियों में, और ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिएटिन जो अमीनो एसिड है विशेष परिस्थिति में अपना जल कण छोड़ के, जल का जो कण है माने वाटर, इनको छोड़ के क्रिएटिनिन में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एनहाइड्रेशन माने वाटर को छोड़ देता है, और ये क्रिएटिनिन अस्थि पेशियों द्वारा, स्केलेटल मसल द्वारा 98% बनाई जाती है। 2% ये मस्तिष्क और लीवर में बनता है। हम लोग पीछे रह गया था कि जो यूरिया है वो लीवर में बनती है 98%, लेकिन क्रिएटिनिन मसल से बनती है, अस्थि मसल्स में बनती है। बनती कैसे है, अमीनो एसिड जो है क्रिएटिन, ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाए। अमीनो एसिड क्या है, जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है तो ये बनता है। ये और ये यूरिन से बाहर निकलता है, और एक दिन में कितना निकलना है, ये 1.5 से 2.0 ग्राम, एक माने 1.5 से 2 ग्राम पर डे ये बाहर एक्सक्रीट होता है। ये कहाँ मिलेगा, हम लोग पहले बोले थे कि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, जो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है उस केस में क्रिएटिन और क्रिएटिनिन अधिक मिले, क्योंकि मसल्स में वहां से बनता है ये। क्योंकि जब भी किसी केस में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो मसल्स है वो उनका कैटाबॉलिज्म होगा। वहां पे प्रोटीन है, जो बॉडी बिल्डिंग की हुई है प्रोटीन से, उनका कैटाबॉलिज्म होगा, और वहां से प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो उसमें क्रिएटिन और क्रिएटिनिन ज्यादा मिलेगा। अगर किसी के ब्लड में क्रिएटिन और क्रिएटिनिन दोनों ही ज्यादा मिलता है, इसका मतलब कि वहां पर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हायर है, और कहां से है, स्केलेटल मसल से है। और चूंकि दोनों जल में घुलनशील है तो ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इनके मेटाबॉलिज्म के दो नुकसान है। एक तो कि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, वो निकलता है, तो आपकी बॉडी बिल्डिंग जो किए हुए वो कमजोर होगा। और क्रिएटिनिन निकलेगा बाहर, क्रिएटिनिन का मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होता है, तो ये एक हानिकारक तत्व है। और इसका एक नुकसान है, ये क्या करता है, क्रिएटिनिन जो सेल्स हैं उनमें जो परमिएबल है, माने अंदर और बाहर सेल के दोनों तरफ, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरफ जो फ्लूइड है, ECF और ICF, वो परमिबिलिटी के कारण होता है, सेल परमिबिलिटी के कारण। तो अगर सेल की परमिबिलिटी ही नहीं होगी तो नहीं होगा ट्रांसफर। तो हायर अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन परमिबिलिटी को कम कर देता है, माने सेम सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मूवमेंट जो है फ्लूइड का
वो कम कर देता है, क्योंकि परमिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इतना बहुत ज्यादा होगा तो वो रोक देगा। अगर ये रोक देगा तो क्या होगा, वो सेल डैमेज होने लगेंगे। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके सीरम यूरिया माइटोकॉन्ड्रिया को खराब कर देगा सेल में प्रवेश करके, और ये क्या करेगा, परमिबिलिटी ही बंद कर देगा, ईसीएफ और आईसीएफ में एक्सचेंज नहीं होने देगा, तो ये डैमेज हो जाएगी, सेल ही मरने लगेगा। उस केस में भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एनर्जी नहीं है, और यहाँ भी मूवमेंट नहीं होगा। तो अगर किसी के ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक है, इसका मतलब उसके सेल टूट रहे हैं। और यहाँ पे भी ये किडनी के लिए है, क्योंकि एक्सक्रीट किडनी से होगा तो किडनी पर भी लोड बढ़ेगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का रोग पाया जाता है इस केस में। इस रोग के मरीज में डिस्ट्रोफी आंख से देखी जा सकती है। फिर रक्तजब माने आपको ये देखना है कि एक्चुअली टेस्ट तो वहीं से करा के आप देख पाएंगे। माइस्थीनिया ग्रेविस माने पीस जल्दी थक जाएंगी, क्योंकि मसल से वो निकलेगा प्रोटीन। डायबिटिक मेलाइटिस ये होगा। मेलिग्नेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये रोग होंगे किस केस में, जब क्रिएटिनिन हायर होगा और मसल से बनेगा। उपरोक्त दोनों रोगों में क्रिएटिनिन एवं यूरिन क्रिएटिनिन का रोग स्तर निर्धारित करते हैं। ब्लड में क्रिएटिनिन देखेंगे और यूरिन में देखेंगे क्रिएटिनिन कितना है। रक्त में अगर ये बढ़ता है तो रोगी की डेथ हो सकती है। रक्त में इसका अगर 20 मिलीग्राम पर 100 ml है तो पेशेंट कहाँ कोमा में जा सकता है। कोमा में कैसे जाएगा, क्योंकि सेल काम ही नहीं करेंगे, ईसीएफ और आईसीएफ में फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों कहाँ से बनते हैं, प्रोटीन के कैटाबोलिज्म से बनते हैं। तो जब कभी भी ब्लड टेस्ट कराएं, ये दोनों ही एक साथ कराए जा सकते हैं। क्रिएटिनिन से अलग मूत्र में क्रिएटिन्यूरिया कहलाता है। ये किस केस में मिलेगा, बच्चे ग्रोइंग है, वो हायर प्रोटीन इंटेक करते हैं। कोई अनशन पर है, अनशन में तो ग्लूकोज इंटेक नहीं कर रहा, तो उसका जो मसल्स में है प्रोटीन वो होगा प्रेगनेंसी में, आफ्टर डिलीवरी होगा, या बहुत समय तक अगर ज्वर रहता है तो भी होगा, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही केस जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से दोनों रोग हैं, सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन हायर है तो आपका ये माने कि मसल्स से हो रहा है, और सीरम में ज्यादा है तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन का नॉर्मल इनटेक कहीं और से जो है उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हम लोग थोड़ा यूरिक एसिड को भी जान लेते हैं। यूरिक एसिड एक ऐसा कार्बनिक तत्व है जो कोशिका स्थित न्यूक्लियस में मौजूद प्यूरिन तत्व के कैटाबॉलिज्म से बनता है और जल में घुलनशील है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है। जो यूरिक एसिड बनता कैसे है, जो सेल के न्यूक्लियस में प्यूरिन तत्व है जब उनका कैटाबॉलिज्म होता है तो ये बनता है। प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है और जल में घुलनशील है। इसलिए अगर आप ज्यादा वाटर का इंटेक करते हैं तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है किडनी से। इसका रेंज कितना है, यूरिक एसिड 4 ± 1 है, मतलब 4, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये सीरम में जो यूरिक एसिड है वो ये है मिलीग्राम पर 100 ml। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी न्यूक्लिक एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है और यहाँ से यूरिक एसिड बनता है। इरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट दोनों में ही, चूंकि इरिथ्रोसाइट में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस होता है, तो इनके न्यूक्लियस में जब ये होता है न्यूक्लिक एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन तत्व का कैटाबॉलिज्म अधिकतम लीवर में होता है। जो प्यूरिन तत्व है कैटाबॉलिज्म कहाँ होगा, मैक्सिमम लीवर में होगा, और ये यहाँ पर कम मिलेगा मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में।
शरीर में जो टोटल यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है पूरी बॉडी में 1130 मिलीग्राम। यूरिक एसिड का प्रतिदिन कितना बनता है, चूंकि ये बनता ही है, रुकेगा नहीं, 5 to 600 मिलीग्राम पर 100 ml, और CSF में 1.5 है और प्लाज्मा में 5 मिलीग्राम है। अब इनके रीजन दो हो सकते हैं। यूरिक एसिड अगर हायर है तो क्यों हो सकता है, मे बी प्राइमरी कारण होगा कि प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो मेटाबॉलिक डिफिशियंसी के केस बन जाएगा, इसमें यूरिक एसिड हायर होगा। मतलब जो एंजाइम आवश्यक है प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म के लिए वो पूरा नहीं है। और दूसरा कि किडनी में यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं कर रही है, रीनल डिफिशियंसी। रीनल मतलब कि किडनी से रिलेटेड हम लोग बोलेंगे, तो किडनी से अगर ये यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलता है तो ये रीनल डिफिशियंसी कारण भी यूरिक एसिड, एक तो कैटाबॉलिज्म में अच्छे से नहीं हो रहा वहां पड़ेगा, और एक ये बना हुआ बाहर नहीं निकलेगा वहां पड़ेगा। दूसरा एक रीजन क्या हो सकता है, ये प्राइमरी रीजन है, और सेकेंडरी रीजन क्या है, अगर किसी को ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकीमिया, न्यूमोनिया, इस केस में भी सीरम यूरिक बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के जो अणु हैं ये माइक्रोफेज को कहा जाते हैं, जो हमारे ब्लड में माइक्रोफेज है इनको ही कहा जाते हैं, और अपच के कारण लाइसोमल एंजाइम छोड़ देते हैं। ये जो लाइसोजाइम है, लाइसोमल एंजाइम, ये जोड़ पर इन्फ्लेमेशन माने सूजन उत्पन्न कर देते हैं। विशेषकर पैर के अंगूठा का जो पहला जोड़ है वहां पर ये सूजन कर देता है, वहां रोगी को दर्द होता है, टेम्परेचर आएगा, सूजन होता है। तो ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि अगर ये है यूरिक एसिड तो अंगूठे के आसपास इनमें सूजन, दर्द महसूस होगा या दिखेगा। यूरिक एसिड का जांच कराने से पता चलता है कि क्या है। गाउट जो है ना, गठिया रोग का प्रारंभ पैर के अंगूठे से होकर किसी अन्य जोड़ में फैल सकता है। तो यूरिक एसिड का जमाव जो है ना, फुंसी, चना, मटर के आकार में भी शरीर में टिश्यू में ये कहीं दिखने लगता है। तो इसलिए यूरिक एसिड पर नियंत्रण आवश्यक है। और क्या है, लेस्नाहन सिंड्रोम, यह एक्स क्रोमोसोम पर स्थित एक जेनेटिक जीन के निष्क्रिय होने के कारण गाउट रोग के लक्षणों के साथ साथ रोगी में रीनल फेलियर और पुअर ग्रोथ स्पास्टिसिटी के लक्षण पाए जाते हैं। ये एक सिंड्रोम है। जेनिथ, जेनेथुरिया, जेनेथ एक कार्बनिक तत्व है। जब प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म होता है तो ये जेनिथ, जेन जेनिथन ऑक्सीडेज करके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोगी के मूत्र में अगर जेनिथन की मौजूदगी है तो ये रोग का द्योतक है। अगर ब्लड यूरिन टेस्ट आप कराते हैं तो इस रोग में मूत्र की अधिकता होती है और हृदय का संकुचन बल भी बढ़ा देता है। तो यूरिन से भी आप पता चलता है कि अगर जेनिथन है तो आप ये भी एक जेनेथुरिया है। एक और क्या, एडिनोसिन एवं ग्वासिन, ये दो प्यूरिन के बेस हैं। जब कैटाबॉलिज्म होता है इनके प्यूरिन का, इन दोनों का, उपरोक्त एंजाइम की अनुपस्थिति में इसका बड़ा रक्त स्तर में लिम्फोसाइट को निष्क्रिय कर देता है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों नहीं है, ये दोनों एंजाइम अगर नहीं है, एडिनोसिन एवं ग्वानोसिन, तो ये जो यूरिक एसिड बनेगा ये लिम्फोसाइट को भी नुकसान करेगा, जो इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर पैदा करते हैं। क्योंकि लिम्फोसाइट हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग रक्षा पंक्ति है। तो अगर वो नहीं होता है एडिनोसिन और ग्वानोसिन, तो लिम्फोसाइट भी इंपैक्ट, माने यूरिया अगर बढ़ता है इनके कारण, प्यूरिन बेस के कारण, तो लिम्फोसाइट को भी नुकसान पहुंचाता है, वहां पर भी इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर पैदा हो जाता है।
ये क्लियर हो रहा है कुछ? जी सर जी। थोड़ा सा अभी टाइम है, तो हम लोग जो नाइट्रोजन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो अभी हम लोगों को जो बढ़ा था यूरिया और ये सब, तो थोड़ा सा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पढ़ लेते हैं आज। तो हम लोगों ने बोला था कि नाइट्रोजन गैस 79% है और 21 के आसपास है, 20 ऑक्सीजन है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, हम पहले ही बोले थे कि जो लंग्स में एल्वोलर मेम्ब्रेन है उसे परमिट नहीं होता, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। और ब्लड का जो कोई भी सेल है जो नाइट्रोजन को पकड़ के नहीं ले जाता है, तो नाइट्रोजन इनसाइड ही बनता है, बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इस स्थिति को नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की संज्ञा दी गई। जो मनुष्य का शरीर है ना, इसमें जो नाइट्रोजन है ये अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। ये हम लोग पूरी ध्यान से रखें कि प्रोटीन की ही बात हमेशा हो रही है। जब भी हम बात करेंगे इन चीजों की, प्रोटीन, क्योंकि वही अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और उसको कन्वर्ट होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो अब अमीनो एसिड की मुख्य कुछ काम क्या क्या है, उपयोगिता? सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन का सिंथेसिस करता है। मतलब अमीनो एसिड की बहुत आवश्यकता है। प्रोटीन में तो है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस करता है, तो इसकी बहुत सारी भूमिका है प्लाज्मा प्रोटीन की, आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। तो ये नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही हो पाता है अमीनो एसिड, क्योंकि आप देखे थे कि क्रिएटिन भी अमीनो एसिड है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, जो कन्वर्ट होता है अमोनिया से यूरिया में। तो नाइट्रोजन की हम ये जान लें कि बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग कोई ये पढ़ने का पर्पज ये भी जानना है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे नाइट्रोजन की क्या उपयोगिता है बॉडी में। नहीं, बहुत उपयोगिता है। मैंने अग्रवाल सर को पढ़ाते हुए देखा, कई क्लास में देखा, उन्होंने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं अग्रवाल सर। तो नाइट्रोजन की भूमिका बहुत है, यहां से जाने हम लोग, क्योंकि ये न जाने कि नाइट्रोजन की भूमिका ही नहीं है बॉडी के अंदर। अमीनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन की भूमिका है, ये बहुत फंक्शन करता है बॉडी के अंदर। क्या क्या देखिए अमीनो एसिड करता है, जितने कोष हैं उनके सेल मेम्ब्रेन बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन इनका सिंथेसिस करता है अमीनो एसिड, जो नाइट्रोजन के हेल्प से ही बनता है। और नाइट्रोजन इनसाइड ही प्लाज्मा प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से बनता है, पाचन में बनता है। अब देखिए कह रहा है कि वैज्ञानिक गणना के अनुसार 15 दिन में प्लाज्मा प्रोटीन रिन्यू हो जाता है। 80 से 100 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में, सब काम लीवर ही करता है, ये ध्यान रखना, बहुत काम ये प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मानव शरीर में टिश्यू तक जो प्रोटीन है वो 400 ग्राम सिंथेसिस और डिग्रेड मैंने बनता और डैमेज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो ये टोटल टिश्यू और प्लाज्मा प्रोटीन दोनों की जो रेशियो है 33:1 का है। इस तरह ये हम लोग समझ जाए कि 10 दिन में नवीनीकरण हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन अणु में नाइट्रोजन 16% होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन जो है इसमें 16% नाइट्रोजन है, और जब सेल प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो 16.5 ग्राम नाइट्रोजन बनती है। वहां हम परसेंट की बात की थी, 16% बोले थे, लेकिन यहां जब सेल के प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो इतना नाइट्रोजन वहां से बनती है, उत्सर्ज होती है। और ये हम पहले बोले थे कि अमोनिया में कन्वर्ट होता है और फिर यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। वही ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया और CO2 मिलके लीवर से में यूरिया बन जाता है। और हम लोग देखे थे कि यूरिक एसिड क्रिएटिन में 90% यूरिन से निकलता है और 10% स्टूल से एक्सक्रीट हो जाता है। पाचन तंत्र में जो प्रोटीन अणु पाचक रस द्वारा डाइजेस्टिव जूस से तोड़े जाते हैं पाचन की प्रक्रिया, तो वहां खूब अमोनिया बनता है। और नाइट्रोजन की बात नहीं किया वहां पे, नाइट्रोजन वहां बोल रहा था। GIT में क्या बोल रहा है, अमोनिया बहुत बनती है। कब? प्रोटीन से ही,
क्योंकि प्रोटीन से ही अमोनिया बनेगी, नाइट्रोजन बनेगा जहां जहां डैमेज होगा, अब जहां जहां वो पाचन होगा उसका, तो अमोनिया बनता है जो रक्त द्वारा लीवर में भेज दिया जाता है। रक्त में अमोनिया जल और वसा में पहले बोले थे कि घुलनशील है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अमोनिया अगर क्या बोलते, अमोनिया तुरंत किसी में ठोस में परिवर्तित न की जाए तो अन्य तरलों में प्रवेश करेगी और स्पेशली ये नर्व सिस्टम को बहुत नुकसान करेगी अमोनिया, इसीलिए वो कन्वर्ट कर देता बॉडी उसको यूरिया में। रक्त में अमोनिया का स्तर 40 से 70 माइक्रोग्राम पर है और फ्री अमोनिया आयन के रूप में वो 20 से 25 माइक्रोग्राम। अमोनिया अगर बॉडी में आता है तो क्या इंपैक्ट आएंगे? फ्लैपिंग ट्रेमर, इसमें जो कंपन है हाथों में ना, इसको फ्लैपिंग ट्रेमर बोलते हैं, फड़कना, कंपाना, ये फ्लैपिंग ट्रेमर है। स्लरिंग स्पीच, ब्लरिंग विजन और कोमा, माने अगर अमोनिया ज्यादा बॉडी में हो जाती है तो ये कुछ डिजीज दिखाई देंगे, इनका जो साइड माने बैड इंपैक्ट है अमोनिया का, इसीलिए अमोनिया को कन्वर्ट होना। अमोनिया उड़नशील भी है, टॉक्सिटी है, तो बहुत हानिकारक है, तो यूरिया में कन्वर्ट, हम लोगों ने बोला ही था कि ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है सेल में। ब्लड यूरिया, ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या क्या, कार्बनिक कार्बनिक दोनों सब में है। रक्त में मौजूद अमीनो एसिड एक परसेंटेज है 35 to 65, यूरिया 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml, यूरिक एसिड 4.5, क्रेटीन, अमोनिया आयंस, ये सब में नाइट्रोजन है। चाहे अमीनो एसिड हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रिएटिनिन हो, अमोनिया आयंस हो, इन सब में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को भी चेक करने के लिए जो डाटा है वो BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड में कितना नाइट्रोजन है ये भी जानना है। इसको जानने के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी ब्लड में, 5 to 25 मिलीग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन ही कन्वर्ट होगा अमोनिया में तो वो नुकसान करेगा। तो ये ब्लड में जानना है कि नाइट्रोजन कितना है, तो उसको आज जानने का जो डाटा है नॉर्मल लेवल है 5 से 25 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में है। ये हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये कंसंट्रेशन जो है ना तरल का बढ़ाने के लिए, ओस्मोलिटी बनाए रखने के लिए करते हैं, ये क्वांटिटी है, वो डाटा हम लोग। अब किडनी को इवेल्युएट करने के लिए भी BUN टेस्ट और क्रेटिनिन कराना है, क्योंकि क्रेटिनिन ही एक्सक्रीट करता है, हम लोग बोले थे, जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है और सेल में परमिबिलिटी रोकता है। तो किडनी के फंक्शन को भी मॉनिटर करने के लिए आप BUN क्रिएटिनिन का टेस्ट करवा सकते हैं जनरल हेल्थ स्टेटस में, क्योंकि किडनी को भी प्रॉब्लम है या नहीं है यहाँ पर आप अगर कहीं लगता है तो करवाया जा सकता है। यह परीक्षण बेसिक मेटाबॉलिक पैनल BMP या कंप्रेसिव मेटाबॉलिक पैनल के अंदर माना है, तो ये कराया जा सकता है ब्लड में। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ये मिलता है, क्योंकि सबके भोजन इंटेक अलग अलग होंगे प्रोटीन के, तो 0 से 18 में बहुत वेरी है, क्योंकि इस समय बॉडी बिल्डिंग होती है, लोग खूब खाते हैं। एक जो एडल्ट है वो अपना इंटेक थोड़ा कम कर देता है, 60 साल वाला और कम कर दे, तो जो भी करेगा ना, क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब भी होगा वो नाइट्रोजन बढ़ेगा। इसीलिए अगर किसी के ये सब चीजें हायर हैं, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन तो एक्चुअली उससे आएगा मसल से, स्केलेटल मसल से, लेकिन अगर यूरिया ज्यादा है, BUN ज्यादा है, तो आप प्रोटीन के इंटेक को केयर कर सकते हैं। BUN क्रिएटिनिन रेशियो, BUN ब्लड यूरिया है और क्रिएटिनिन माने जो मसल से बनती है, इनका जो रेशियो है वो 10 से 1 और 20 से 1 के बीच में होता है। अगर ये बढ़ जाता है तो क्या बताता है, किडनी में रक्त प्रवाह सामान्य से कम है, माने किडनी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, कम हो रहा, नहीं माने कम हो रहा। कंजेसिव कार्डियक फेल्योर, डिहाइड्रेशन, भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक, भोजन तंत्र में रक्त प्रवाह, ये सब चीजें। और अगर ये घट गया है ये रेशियो, BUN क्रिएटिनिन का रेशियो 10 से 20 से ज्यादा है,
तो कार्डियक फेल्योर या कंजेसिव ये है किडनी में, और अगर कम हो गया तो लीवर, क्योंकि लीवर बना नहीं रहा है, अगर लीवर के कारण भी, तो लीवर में भी अगर दिक्कत हो गई तो लीवर में भी इंपैक्ट करेगा। किडनी और लीवर दो ही ऐसे आइटम है जो यहाँ पे लीवर बनाता है और किडनी उसको एक्सक्रीट करती है। तो दोनों को ही इस रेशियो से, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से जाना जा सकता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का रक्तमान बढ़ना उन रोग में होता है जिसमें किडनी की कार्य चलता है। अब अगर ब्लड किडनी एक्सक्रीट ना कर रही हो, उस केस में भी नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड में, और ये बोल रहा है कि किडनी के जैसे सीसीएफ, शॉक, स्ट्रेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीवियर बर्न, obstruction of urine failure, dehydration, excessive protein catabolism, increased protein in diet, gastrointestinal bleeding, तो बहुत सारे ये रोग हैं जो इम्पैक्ट होते हैं इनके कारण, BUN के चेंज होने से। अब ऐसा नहीं कि BUN का रक्तमान सामान्य से घटना is not considered as a cause of concern, but it has been noticed in severe liver disease. लीवर बता रहे हैं कि इम्पैक्ट दो ही लोग हैं, माल न्यूट्रिशन, ओवर हाइड्रेशन, पानी खूब है, माल न्यूट्रिशन या भोजन इंटेक ठीक से नहीं कर रहे हैं, और लीवर को कोई प्रॉब्लम हो गई तो BUN का मान कम हो सकता है। प्रेगनेंसी में प्लस माइनस मिलेगा। BUN सामान्य हो सकता है जब एक किडनी काम कर रही हो, दूसरा माने एक किडनी अगर अच्छे से काम करे तो भी BUN सही हो सकता है। तो ये कब किया जाना चाहिए? किसी केस में पर्सन अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल रहा कि मेरे को प्रॉब्लम है, इधर उधर घूम रहा है, तो कराया जा सकता है। रूटीन टेस्टिंग के लिए रूटीन टेस्टिंग पैनल, किडनी के फंक्शन के लिए कि थेरेपी के पहले किडनी कैसे काम करे, थेरेपी के बाद कैसे काम कर रही है। अगर इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट तो भी ये कराया जा सकता है। किसी के किडनी रोग पे शक हो, बार बार किडनी को अंतराल में एसेस करना हो, तो ये कराया जा सकता है। ये किडनी के ये डिजीज है, किडनी का रोगी हो तो कराना है, और ये डायलिसिस हो रही हो तो भी ये कराना है। मतलब ये जो ये हम लोगों ने बोला कि जो नाइट्रोजन ये दो जगह से है, एक तो लीवर कन्वर्ट करता है और किडनी एक्सक्रीट करती है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन सीरम यूरिया, माने सीरम में, ब्लड यूरिया में, और नाइट्रोजन प्रोटीन के कैटाबोलिज्म के कारण। तो जब भी हमको ये लगता है कि इन किडनी में प्रॉब्लम हो रही है यूरिक एसिड में, तो ये सारे टेस्ट कराए जा सकते हैं। थोड़ा सा और चलें कि रोका जाए, जैसा आप परमिशन करें आप लोग, टाइम तो हो गया है। पांच मिनट रहेगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। कर दिए, कर दें, बोलिए आप लोग। 5 मिनट बहुत करना है, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 25 मिनट लगेगा। कर लीजिए। ये कई बार डॉक्टर CRP चेक कराता है, मेरा भी कराया गया था एक बार, मुझे समझ में तब नहीं आया था क्यों कर रहा है डॉक्टर, लेकिन कराया गया। ये क्या है? एक्यूट फेज प्रोटीन, माने ये जो CRP हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे थे, एक विशेष वर्ग का एक्यूट फेज प्रोटीन का सदस्य है। ये विशेष वर्ग का CRP प्रोटीन की बात कर रहा है। इस वर्ग में वो सभी मिस्टीरियस तत्व जो किसी संक्रमण के कारण उत्पन्न हो जाते हैं दौरान, जो उपयोगी नहीं है, इन तत्वों का रक्त स्तर घटना बढ़ाना कुछ रोगों में सीवियरिटी में मदद कर सकता है। मतलब ये नहीं बताएगा कि आपको कौन सा रोग हुआ है, लेकिन ये बताएगा कि सीवियरिटी है, किसी कारण से आया है। तो अगर ये आएगा तो और तरीके होंगे जांचने के लिए, जैसे डी डाइमर प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा-2 एंटी काइमोट्रिप्सिन, अल्फा-2 माइक्रोग्लोबुलिन। ये प्रोटीन के नाम है जो बताते हैं कि कोई चीज हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और ये इन प्रोटीन जो होंगे, अगर आप टेस्ट कराएंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो भी वो कुछ बताएगा।
तो ये डॉक्टर समझ पाते हैं कि ये प्रोटीन के सदस्य हैं और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण ही ये बढ़े या घटे हैं। तो ये अलग अलग नाम है जो विशेष वर्ग है जिनको चेक करते हैं। ये क्या अनुमान देता है? डायबिटीज का अनुमान देता है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड कोलोन लीडिंग टू कैंसर। अगर कोलोन, हम लोग जीआईटी की बात कर रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है, तो ये एक ऐसा अनुमान देता है। ये अलग अलग जो प्रोटीन है कि बहुत डेप्थ में यार नहीं, बस इतना ये बताता है कि अगर ये सीआरपी कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी स्पेशली ये 2 नंबर पे जो है, तो आपको ये अंदाजा लगेगा सीआरपी से कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, इन रोगों का डॉक्टर्स को अनुमान देता है, या कोलोन लीडिंग टू कैंसर इन्फ्लेम्ड, ये हो सकता है। सीआरपी क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो संक्रमण के दौरान लीवर और एडिपोसाइटों में निर्मित, माने लीवर ही बनाएगा सीआरपी प्रोटीन कब कोई इन्फेक्शन हुआ हो। तो किस केस में इसको कराना है? to identify the presence of inflammation and to monitor response of treatment of ever। अगर इन्फ्लेमेशन है, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें क्या रिस्पांस है, ये जानने के लिए सीआरपी कराता है। एक तरीका ये वाई टू एसेस, ये सीआरपी क्यों कराना है कि डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है इन्फ्लेमेशन के केस में, वो रिस्पांस क्या हो रहा है। अगर सीआरपी चेंज नहीं हो रहा, मतलब ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। व्हेन टू एसेस? on suspicion that a person might be suffering from a inflammatory disorder, arthritis, autoimmune disorder, inflammatory bowel disease, and after surgery to exclude an infection। सर्जरी के बाद भी कोई इन्फेक्शन हो, माने इन केस में इसको कराया जा सकता है। और ये कराना क्यों है? क्योंकि ये देखना है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सीआरपी चेंज नहीं आ रहा है तो रिस्पांस नहीं आ रहा है। एक सीआरपी में अलग अलग लेवल होंगे, बहुत सारे वो होते हैं। इस प्रोटीन की विशेषता यह है कि इसकी उपस्थिति सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन के द्योतक है। जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, माने ये कार्डियो की बात कर रहा, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, अगर उसके इनसाइड इन्फ्लेमेशन है तो भी ये बताएगा। इसका मान 1 मिलीमीटर से कम है तो रोग का खतरा 1 मिलीग्राम पर लीटर, 3 से ज्यादा तो रोग खतरा हो सकता है। मतलब अगर 1 से कम है तो आपको रोग नहीं होगा, लेकिन अगर ये 3 मिलीग्राम से ज्यादा है तो आपको रोग हो सकता है। उदाहरण के लिए क्या उदाहरण? अनस्टेबल एंजाइना की दशा में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की खतरा, हाइपरटेंशन की दशा में, कॉरोनरी इस्चेमिया। इन केस में इन्फेक्शन का मतलब है कि सेल की डेड की बात कर रहा है, इस्चेमिया माने इसमें भी डेथ की बात कर रहा है, सुप्तावस्था वो। तो अगर ये सीआरपी 3 से ऊपर है तो आपको रोग होगा, और 1 से कम है तो आपको रोग की प्रोबेबिलिटी कम है। इसका अधिक मान रोगी की छोटी जिंदगी का द्योतक माना जाता है। यह परीक्षण HSCRP असेंबली के रूप में अधिक सेंसिटिव है। तो ये हो गया किस केस में कराएंगे। बस यहीं तक खत्म करते हैं सर, फिर बाकी कर लेंगे, बाकी जैसा। जी ठीक। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया है। बहुत कठिन, देखिए कठिन इसलिए है कि इसमें पूरी आपको फिजियोलॉजी जो है आ रही है कि आप कैसे ब्लड, कोई भी डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, और उस कन्वर्जन में कोई बैक्टीरिया है या वो कन्वर्जन में जो हमारे टॉक्सिन है वो बाहर न निकल पाए तो हमारे क्या मान में परिवर्तन होगा और ब्लड हम लोग कैसे नापते हैं। एक आपको गाइडेंस इससे मिल गई। किताब ये वाली परीक्षण, ये किताब है, इसको आप लोग पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। हम लोग इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपको बताएं, और तिवारी जी इसीलिए पूरे प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग, देखिए ऐसा मत सोचिए हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं,
हम लोग किताब से पढ़ रहे हैं, हम लोग भी कहीं इस बायोलॉजी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस रूप में हम लोग पढ़ करके कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी कम्युनिकेट कर दें, सो दैट कि आपको भी कुछ जैसे एक बार बताते हैं तो हमको भी समझ में आता है, दोबारा हम लोग पढ़ते हैं हमको और समझ में आता है, फिर कहीं सुन लेते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेन में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सामान्य अवधारणा है कि इनको हम लोग समझ करके कौन सा रक्तमान किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, उसको हम लोग समझें। और बहुत बढ़िया चैप्टर, तिवारी जी को धन्यवाद। और अभी एक क्लास और तिवारी जी होगा इसमें। यस सर, अभी तो 1/3 बचा हुआ है। हाँ, एक क्लास इसमें और होगा, तब ये चैप्टर जाके पूरा होगा। आप लोग इसको फिर कोशिश करिएगा, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, इससे एक जनरलाइज पूरा मिल जाता है। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हुए और कोशिश करें कि हम लोग जो हमारा पास ज्ञान है उसको हम लोग ट्रांसफर करें, क्योंकि अगर ज्ञान आपके पास रहेगा तो वो अल्टीमेटली फ्यूटाइल हो जाएगा, कोई उसका कोई काम नहीं होगा, अंत में वो समाप्त हो जाएगा। उसको बांटिए, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, हम लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, सब एक दूसरे कम्युनिकेट करें, तभी हम लोग इस उनके सपनों को पूरा कर सकेंगे। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल इसी उसमें लिंक में मिलेंगे हम लोग, कल सोमवार है, इसी लिंक में हम लोग मिलेंगे। आज डाल देंगे क्या हम लोगों को पढ़ाना है, ठीक है? कोशिश करेंगे हम लोग आयुर्वेद में थोड़ा सा समझाने समझने की कि हम लोग प्रोटोकॉल का बनाने का तरीका या प्रोटोकॉल कैसे समझें। कुछ हमारे पास जो फार्मूले हैं, फार्मूले वही है जो हम लोग कहते हैं भाई, और कैसे प्रबंधन करें, प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग प्रोटोकॉल बनाएं कैसे और प्रोटोकॉल प्रबंधन कैसे करें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते रहेंगे और चीजों के साथ देखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सर। कैसा रहा कोमल मैम? थैंक यू सर। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा।